आप देख रहे हैं देश न्यूज का खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता और मैं हूं आपके साथ रिद्धि। प्रेस वार्ता के खास कार्यक्रम में हम आपको बताते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जो अखबार की दुनिया में खास हेडलाइन बनी हैं, टेलीविजन की दुनिया में बहस का हिस्सा बनी हैं, सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग में रही हैं। उन खबरों से आपका क्या वास्ता है? प्रेस वार्ता में आज हम उन तमाम बड़ी खबरों को चर्चा करेंगे जो हर खास व आम के बीच चर्चा का विषय रही। इन तमाम बड़ी खबरों को लेकर हमारे साथ जुड़ गए हैं स्थानीय संपादक राजेश सक्सेना जी, उत्तर प्रदेश से लखनऊ ब्यूरो ज्ञानेश वर्मा जी, उत्तराखंड से स्टेट ब्यूरो हेड महेश सैनी जी और छत्तीसगढ़ से सुनील नामदेव जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम स्थानीय संपादक राजेश सक्सेना के पास जाना चाहेंगे। राजेश जी, आज की अंतर्राष्ट्रीय खबरें कौन सी हैं? देखिए रिद्धि, जो सबसे बड़ी खबर बांग्लादेश से है। जिस तरह से वहां पर तख्ता पलटा और शेख हसीना वहां से अपदस्थ हुई और उन्हें भारत में शरण लेना पड़ी। उसके बाद बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का गठन हो गया है और नोबेल अवार्ड यूनुस के हाथ में वहां पर कमान है। और जो स्थितियां परिस्थितियां हैं बांग्लादेश में, लगातार जिस तरह से वहां पर तख्ता पलट के बाद भी हिंसा जारी रही। शेख हसीना की बेदखली के 4 दिन बाद राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने बांग्लादेश में नई अंतरिम सरकार गठित कर दी। गुरुवार रात उन्होंने नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस को शपथ दिलाई। यूनुस मुख्य सलाहकार होंगे। ये पद प्रधानमंत्री के समान रहेगा। 16 अन्य सलाहकार उनकी मदद करेंगे। इसमें सुरादीप चकमा है, विधान रंजन रॉय और छात्र नेता नाहिद इस्लाम और आसिफ महमूद भी है। ये दोनों जो उनके साथ में हैं, इनकी महत्वपूर्ण भूमिका इस पूरे घटनाक्रम में रही। जिस तरह से शेख हसीना का वहां पर तख्ता पलटा गया और ये जो छात्र नेता हैं, इनकी अहम भूमिका इसमें रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है यूनुस को और उन्होंने आशा जताई है कि बांग्लादेश की जो स्थिति है वो जल्द सामान होगी, क्योंकि लगातार जिस तरह से वहां पर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, जिस तरह से अभी भी वहां पर हिंसा जारी है। भले ही वहां पर अंतरिम सरकार का गठन हो गया हो, लेकिन अभी भी जिस तरह के हालात वहां पर है, निश्चित तौर पर चिंताजनक है। और ये भी सामने आया है कि किस तरह से जो वहां पर तख्ता पलट हुआ उसमें पाकिस्तान की क्या भूमिका रही है, उसमें चीन की क्या भूमिका रही है। और यही कारण है कि भारत के लिए चिंता का विषय रहा। और यही कारण है कि जैसे ही यूनुस के हाथ कमान आई, पीएम नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी और कहा कि हम बांग्लादेश में सामान्य स्थिति की वापसी, हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की उम्मीद करते हैं। दूसरी तरफ जिस तरह से लगातार जो हालात बांग्लादेश में बने हुए हैं रिद्धि, और उसके बाद जो बांग्लादेश से सटा जो भारत का बॉर्डर है, वहां पर जो बांग्लादेशी है वो बड़ी संख्या में भारत में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं। और लगातार जो सेना है, जो जवान हैं, उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बांग्लादेश बॉर्डर में जो बड़े-बड़े झुंड की तादाद में जो बांग्लादेशी हैं वहां पर आ रहे हैं, तो ये निश्चित तौर पर एक भारत के लिए भी एक चिंता का विषय है। और लेकिन लगातार सेना इस कार्य में जुटी हुई है। अगर हम भारत की ओर रुख करते हैं रिद्धि, तो जिस तरह से कल जो ये वक्फ संशोधन विधेयक आया और संसद में इस पर जिस तरह से चर्चा हुई और भारी विरोध इसमें देखने को मिला, तो विपक्ष के विरोध के बाद अब वक्फ बिल जेपीसी के हवाले किया गया है। लोकसभा में गुरुवार को रखे गए वक्फ संशोधन बिल 2024 पर सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष में जमकर संग्राम हुआ। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि सभी पार्टियों से चर्चा के बाद संसदीय कमेटी जेपीसी को भेजा जाएगा। 2015 के बाद ये 11वां बिल होगा जिसे जेपीसी को भेजा जाएगा। और केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में बिल को रखते हुए कहा कि विपक्ष मुस्लिमों को बहका रहा है। बिल का उद्देश्य मस्जिदों के कामकाज में दखल देना नहीं है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें इस बिल की हम बात करें या फिर वक्फ बोर्ड की जो संपत्तियां हैं उनकी हम बात करें, तो केंद्र सरकार ने
जो मुसलमान वक्फ एक्ट 1923 को खत्म कर वक्फ संशोधन एक्ट 1995 में बदलाव करने वाला विधेयक 2024 से पेश किया। सेना और रेलवे के बाद जमीन के तीसरे बड़े मालिक वक्फ बोर्ड के पास देश में तकरीबन 9.4 लाख एकड़ की जमीनें हैं। नए कानून अब इन सभी जमीनों का सत्यापन और पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। और जिस तरह से इसके पीछे की दलील है कि अभी जी इन संपत्तियों को लेकर, इन जमीनों को लेकर जो एक शरिया कानून जी। होता था, अब उसकी जगह कहीं ना कहीं उसमें प्रशासन का भी दखल होगा। हुँ, तो ये महत्वपूर्ण बिल है, लेकिन इसका भारी विरोध हुआ और यही कारण है कि इसको अब जेपीसी के पास भेजा गया है। अगर हम ओलंपिक खेल में आते हैं रिद्धि, तो ओलंपिक में गुरुवार का जो दिन है जी। काफी हुँ, उत्साहजनक रहा है। हुँ, ओलंपिक में मिल रही एक के बाद एक मेडल चूकने की निराशा के बाद भारत की पुरुष हॉकी टीम ने देशवासियों को खुशियां जी। मनाने का मौका दिया। हुँ, गुरुवार को तीसरे स्थान के मैच में भारत ने स्पेन को 2-1 से हराकर कांस्य पर कब्जा किया और कांस्य के इस मेडल से भी देशवासियों को हुँ, सोने की खुशी महसूस हुई। जिस तरह से लगातार अगर विदेश फोगाट की हम बात करें, जिस तरह से उनको लेकर निराशा हाथ जी। लगी, जो सारी चीजें रही हुँ, हैं, तो निश्चित तौर पर हॉकी में भारत ने पदक जीता। ठीक है। इसके अलावा एक और पदक भारत ने हासिल हुँ, किया। नीरज ने जिस तरह से भारतीय हुँ, जो जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक में सीजन बेस्ट प्रदर्शन करते हुए सिल्वर मेडल हासिल किया। उन्होंने अपने दूसरे प्रयास में 89.45 मीटर का थ्रो और दूसरे नंबर पर रहे। उनका सिर्फ थ्रो उनका यही थ्रो सही रहा। हुँ, बाकी अन्य 5 थ्रो फाउल हुए। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने जी। 92.97 मीटर का हुँ, थ्रो करते हुए गोल्ड हुँ, अपने नाम किया। तो निश्चित तौर पर नीरज ने भी जिस तरह से भारत को एक मेडल दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका उसमें हुँ, निभाई। ठीक है। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश को लेकर अगर हम बात करें हुँ, रिद्धि, तो मध्य प्रदेश में जिस तरह से आज नाग पंचमी है हुँ, और नाग पंचमी में जिस तरह से उज्जैन में नागेश्वर मंदिर है, जो कि साल में एक दिन खुलता है और आज उज्जैन में इस पर लेकर भारी भीड़ वहां पर है और कल से ही लोग वहां पर पहुंचना शुरू हो गए थे। हुँ, नाग पंचमी पर महाकालेश्वर के शिखर पर विराजमान नाग चंद्रेश्वर के पट 8-9 अगस्त की रात 12 बजे खोले गए। रात 9 बजे से ही मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की करीब 3 किलोमीटर लंबी लाइन लग चुकी थी। दर्शन रात 1 बजे तक मिले और शुक्रवार रात 12 बजे तक दर्शन का क्रम जारी रहेगा। ये मंदिर साल में एक बार, मैंने जिस तरह से पहले ही बताया कि ये मंदिर साल में एक बार ही खुलता है हुँ, और भारी भीड़ यहाँ पर श्रद्धालुओं की है। और दूसरी तरफ प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए हैं सुरक्षा की कि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, क्योंकि जिस तरह से भीड़ वहां पर पहुंची है, हुँ, लाखों की तादाद में लोग वहां पर पहुंचे हैं। ठीक है। मध्य प्रदेश से जुड़ी एक खबर अहम और है कर्मचारियों के लिए एक खुशखबरी भी कहेंगे कि मध्य प्रदेश में अधिकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता जो डीए है जी, 50% होने पर उसे मूल वेतन में मर्ज कर दिया जाएगा। ठीक है। प्रदेश में सभी कर्मचारियों को 46% डीए हुँ, देय है। राज्य सरकार द्वारा इसमें दीपावली तक 4% वृद्धि प्रस्तावित है। ये कवायद 7वें वेतनमान की अनुशंसाओं के अनुसार की जा रही है, हुँ, जिसके हिसाब से डीए 50% होने पर उसे मूल वेतन में मर्ज कर दिया जाएगा। ठीक है। यदि अभी वेतन 50,000 रुपए है और डीए 50% होने पर हुँ, 25,000 मूल वेतन में मर्ज होने पर वेतन 75,000 रुपए हो जाएगा और महंगाई भत्ता इसमें शून्य हो जाएगा। हुँ, आगे जब भी डीए बढ़ेगा, कर्मचारियों की उसी अनुपात में वेतन बढ़ेगा। इसका फायदा डीए में तो मिलेगा ही, मकान भाड़ा और यात्रा भत्ता में शामिल होगा। इससे उन्हें हर महीने 1,000 से लेकर 10,000 रुपए तक का फायदा होगा। तो इससे जो कर्मचारी हैं उनमें जो निश्चित तौर पर जो उनकी मांग लंबे समय से रही है और ये खुशखबरी कर्मचारियों को लेकर है। दूसरी तरफ
इस समय जो सियासत और राजनीति गरमाई हुई है जी। बीजेपी और कांग्रेस के हुँ, बीच में, क्योंकि कांग्रेस में जिस तरह से एक बोर्ड लगाया गया था पीसीसी जी। कार्यालय में, उसमें एक समय का निर्धारण था कि जो पीसीसी का कार्य होगा हुँ, सुबह 11 से शाम 6 बजे तक हुँ, होगा और रविवार आप अवकाश रहेगा। ठीक है। जैसे ही पीसीसी के सामने ये बोर्ड लगा, हुँ, उसके बाद बीजेपी को मौका मिला तंज कसने का हुँ, कांग्रेस पर, और बीजेपी ने इस तरह से कहा है कि कांग्रेस कॉर्पोरेट कल्चर पर चलना चाहती है। और जैसे ही ये प्रतिक्रियाएं आई, उसके बाद तत्काल वो बोर्ड वहां से हटा दिया गया, क्योंकि प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के मुख्य द्वार पर जो बोर्ड लगा और हुँ, फिर तत्काल इसको हटा दिया गया। हुँ, इस बोर्ड पर लिखा था पीसीसी कार्यालय का कार्य समय सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक, जी। रविवार अवकाश। हुँ, गुरुवार को कार्यालय आने वाले कार्यकर्ताओं के बीच पार्टी दफ्तर का टाइम फिक्स करने वाला ये बोर्ड निश्चित तौर पर चर्चा में आया और इस पर राजनीति गर्म हुई। हालांकि कांग्रेस ने इसको लेकर अलग दलील दी है जी। कि किस तरह से उन्होंने यहाँ पे टाइम बोर्ड लगा हुँ। था। लेकिन कांग्रेस के भीतर ही इसको लेके अलग-अलग प्रतिक्रियाएं थी, अलग-अलग बयान थे, और ये सियासत का और राजनीति का चर्चा का विषय बन गया। जी। ठीक है राजेश जी, आपने बांग्लादेश की बात की जिसमें अंतरिम सरकार में 16 लोग शामिल होंगे और 2 छात्र नेता भी उसमें शामिल होंगे। आपने ओलंपिक की बात की, वहीं मध्य प्रदेश में मची सियासत की बात की जिसमें प्रशासनिक लापरवाही के चलते जो बोर्ड लगा था। अब इसी कड़ी में मैं उत्तर प्रदेश की ओर आना चाहूंगी। ज्ञानेश वर्मा जी, ऐसी कौन सी खबरें हैं जिन पर सबकी नजरें बनी रही? देखिए मैं आपको उत्तर प्रदेश की खबर जो है ब्यूरो फैक्ट पर ध्यान केंद्रित कराना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में जो आईएएस देवेश चतुर्वेदी हैं उनको सोमवार को कहीं कहीं केंद्रीय कृषि सचिव के पद पर हुँ, जिम्मेदारी मिल सकती है और यूपी में अब एसीएस स्तर पर कई बड़े फेरबदल हो सकते हैं और केंद्रीय प्रतिनिधि से कुछ अफसरों की हो सकती है वापसी। मैं बता दूं तो प्रदेश कैडर के वरिष्ठ आईएएस डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में सचिव के पद पर तैनाती दे दी गई और 1989 बैच के आईएएस देवेश वर्तमान में यूपी उत्पादन आयुक्त के साथ कृषि और नियुक्ति व कार्मिक विभाग के अपर मुख्य सचिव रहे। नई तैनाती मिलने के बाद सोमवार तक देवेश चतुर्थी दिल्ली में ज्वाइन कर सकते हैं और डॉक्टर देवेश चतुर्थी के बाद में 1989 बैच के ही आईएएस एसपी गोयल को भी जल्द ही केंद्र में तैनात सकते हैं और एसपी गोयल भी वर्तमान में यूपी में एसीएस के पद पर हैं और गौरतलब है कि दोनों अफसरों को लोकसभा चुनाव के दौरान केंद्र में तैनाती के लिए राज्य सरकार ने एनओसी दे दी थी और यूपी की ब्यूरोक्रेसी में एक बड़े बदलाव की संभावना जताई हुँ, जा रही है। डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी के केंद्र में जाने के बाद में अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक, अपर मुख्य सचिव कृषि और कृषि उत्पादन आयुक्त जैसे अहम पदों पर जल्द ही नए अफसरों की तैनाती हो सकती है। हुँ, वहीं वरिष्ठता के अनुसार 1989 बैच के किसी अफसर को कृषि उत्पादन आयुक्त बनाया जा सकता है और इस स्पेस में अगर हम बात करें तो मोनिका एस गर्ग और अनिल कुमार सबसे आगे दिख रहे हैं। ठीक इसके है। अलावा प्रमुख सचिव रैंकिंग के किसी अफसर को कृषि विभाग की जिम्मेदारी हुँ, सौंपी जा सकती है। वहीं एसपी गोयल के जाने के बाद मुख्यमंत्री कार्यालय में भी कई बदलाव हो सकते हैं। जी। वहीं मैं बात करूंगा यूपी के कई सीनियर अफसर जल्द हुँ, हो सकते हैं होंगे रिटायर्ड और यूपी के सीनियर आईएएस जल्दी होंगे रिटायर्ड जिसमें राजस्व परिषद के चेयरमैन रजनीश दुबे को रिटायरमेंट इसी महीने है हुँ, और इस पद पर मुख्य सचिव रैंक के अफसर की तैनाती होती है। ऐसे में इस पर 1989 बैच के किसी अफसर को जिम्मेदारी दी जा सकती है हुँ, और इसके अलावा सितंबर में अपर मुख्य सचिव आवास और राज्य कर नितिन रमेश गोकर्ण के भी रिटायरमेंट है। वहीं बात करेंगे केंद्र में कई अफसरों की यूपी में हो सकती है वापसी। जो केंद्र में कार्य कर रहे हैं उनकी उत्तर प्रदेश में वापसी हो सकती है। यूपी के कई अहम पद संभाल रहे हैं डॉक्टर चतुर्वेदी और प्रेम गोयल की दिल्ली में तैनाती मिलने के बाद में जी। केंद्र में तैनात कई अफसरों को की यूपी में हो सकती है वापसी। हुँ, वापसी मौजूदा समय से उत्तर प्रदेश कैडर के 3 अपर मुख्य सचिव और 11 प्रमुख सचिव हुँ, रैंक के अफसर केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली में तैनात हुँ, हैं। वहीं मैं बात करूंगा ये अफसर केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं जो जाने की संभावना है। 1991 बैच के आईएएस कामरान रिजवी 2017 से केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं और मौजूदा हुँ, समय मेडिसिनल सेक्रेटरी हाउसिंग के पद पर तैनात। ठीक है। वहीं 1991 बैच के निवेदिता शुक्ला वर्मा भी मई 2020 से केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर है और उनके 4 साल पूरे हो गए। वहीं 1994 बैच के अमित घोष 2017 से केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर है और उनका रिटायरमेंट दिसंबर 2026 में।
1995 बैच के भुवनेश कुमार और 2021 से प्रतिनियुक्ति पर है और योगी के पहले कार्यकाल में उनके पास एमएसएमई टेक्निकल एजुकेशन वित्त सचिव अहम पद था। वहीं मृत्युंजय कुमार नारायण 2019 से केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर और अमोद कुमार भी केंद्रीय नियुक्ति पर हैं। वे दिसंबर 2021 में गए थे और धीरज कुमार साहू, नीतेश्वर कुमार और अनीता सी मिश्राम, वी हेकाली, जिनोमी, कामिनी रतन चौहान दिल्ली में केंद्रीय नियुक्ति की 1987 बैच के यूपी के आईएएस अरुण सिंघल भी केंद्र में सचिव हेल्थ मेडिकल के पद पर तैनात है। श्री सिंघल का रिटायरमेंट अप्रैल 2025 में है। 1990 बैच की आईएएस अर्चना अग्रवाल मेंबर सेक्रेटरी एनसीआर प्लानिंग के पद पर तैनात है और श्रीमती अग्रवाल का रिटायरमेंट सितंबर 2026 में। महेंद्र कुमार हैं 2014 को नीति आयोग नियुक्त सचिव बनाया गया है और यूपी के 2014 में इसके आईएएस है महेंद्र कुमार। नीति आयोग में नया कार्यभार संभालने के निर्देश दिए गए। ठीक है ज्ञानेश जी, ठीक है ज्ञानेश जी, आपने जो जानकारी दी उसके लिए बहुत धन्यवाद। अब रुख करेंगे देवभूमि की ओर। महेश जी, उत्तराखंड में क्या खबरों का हाल है? केदार घाटी में चल रहे जो रेस्क्यू अभियान है, लगभग 15,000 के आसपास वहां से श्रद्धालु और स्थानीय लोगों को रेस्क्यू कर ले गया है। सफल रेस्क्यू के बाद जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं, उन्होंने जो वहां पर डैमेज हुए हैं, जो सड़कें वहां पर खराब हुई हैं और जो जिस तरह के वहां पे हालात हैं, उसको सुचारू करने के लिए एक हाई लेवल की एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की और लगातार उन्होंने जो फोकस है पूरे जो बिहार को और पीडब्ल्यूडी के साथ मिलकर के उन्होंने बनाया है। उन्होंने कहा है कि ये ज्यादा से ज्यादा आप अधिकतम आपके पास 10 दिन है, लेकिन विभाग का कहना है कि वो लगभग इससे 7 दिन में 8 से 8 दिन में वहां पर केदारनाथ जो धाम है वो सड़क वो लागू कर देंगे, चालू कर देंगे, सुचारू रूप से उसको आरंभ कर देंगे। तो साथ ही मैं आपको बता दूं कि इंडिपेंडेंस डे पर जो उत्तराखंड की 4 महिलाओं को दिल्ली में सम्मान मिलेगा, इसमें पौड़ी की मनीषा बहुगुणा और पिथौरागढ़ की ममता बोहरा, विकासनगर की तबस्सुम इमरान और देहरादून की मीनू छेत्री का नाम आया है और ये इन्हें ये इनके ये मान के चले कि उत्तराखंड की जो ये महिला शक्ति है, इन्हें 4 महिला शक्ति को इंडिपेंडेंस डे पर दिल्ली में सम्मानित किया जाएगा। ये गर्व की बात है। तो मैं आपको बता दूं कि अभी जो देहरादून है, 6 जिलों में आज अलर्ट कर दिया गया है। प्रदेश में जो मान के चलें कि अभी तक 93 ऐसे मार्ग हैं जो अभी बंद हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो सूखी पड़ी नदी है उसको सुचारू करने के लिए, उन्हें जीवंत करने के लिए एक मीटिंग की है, उसे पुनर्जीवित करने के लिए निर्देश दिए हैं और उन्होंने कहा है कि इसका जो भविष्य में दूरगामी जो परिणाम है बहुत अच्छे होंगे और इसे हम जल्द ही यहाँ पर सुचारू कर देंगे। तो मैं आपको बता दूं कि ये सब चीज होने के बाद भी यदि हम बात करें केदारनाथ धाम की, तो लगभग 1 दशक बीत जाने के बाद भी अभी तक वहां अर्ली वार्निंग सिस्टम लागू नहीं हुआ है, स्थापित नहीं हुआ। सटीक पूर्वानुमान अभी तक भी वहां पर एक पहली बनी हुई है। इसमें विभाग को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इसके लिए जो पर्यटन किए जा सकते हैं, जो व्यवस्था बनाई जा सकती है, इसके लिए बनाई जाए ताकि वहां अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाया जाए। जो आपदा आने वाली है उसका कम से कम हमें पूर्व अनुमान हो ताकि उसके लिए पूरी तैयारी की जाए। यानी कि उन्होंने जो कहा है कि डॉपलर रडार जो लगना है उसकी जो घोषणा है वो कर दी है उन्होंने और वो डॉपलर जो रडार है वहां पर, वहां जल्दी ही वो स्थापित होगा। केदारनाथ रेस्क्यू के बाद अब पहली बार कल 50 यात्री श्रद्धालु जो है केदारनाथ धाम पहुंचे। उन्होंने वहां भगवान केदार की दर्शन किए और मतलब ये एक तरीके से माना है कि आज हेली सेवा के द्वारा वहां पर दर्शन स्टार्ट हो गए। रिद्धि ये बहुत बड़ी एक कामयाबी मानी जा रही है। सरकार कह रही है कि आज जो जितनी कैजुअलिटीज और ये सारी चीजें और वो प्रभु केदारनाथ ने बचाई है। तो साथ ही मैं आपको बता दूं कि एक अपर मुख्य सचिव के नाम से प्रॉपर्टी डीलर जो है लगातार ठगी कर रहा था। 8 लाख रुपए वो मांग रहा था, अधिकारियों से मांग रहा था और कई लोगों को उसने फोन भी किया है। कल उसको ट्रेस करके उसे पकड़ लिया गया है और उस जो प्रॉपर्टी डीलर है वो हरिद्वार का है, उसको वहां ही पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। तो मैं आपको बता दूं ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण
में 21 और 22 अगस्त को विधानसभा का मानसून सत्र होना है, उसकी अधिसूचना जारी हो गई है। ठीक है। वहां मैं आपको बता दूं 480 के आसपास यहाँ पर्सन आए हैं जो वहां पर पटल पर रखे जाएंगे, जिन पर चर्चा होगी। तो ये एक मानसून सत्र के बारे में ठीक है। ग्रीष्मकालीन जो अपनी राजधानी है गैरसैंण, वहां पर ये प्रसन्न होंगे। साथ ही मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो प्रदेश की महिलाएं हैं, रक्षाबंधन के दिन उन्हें रोडवेज बसों में, उत्तराखंड रोडवेज बसों में कहीं भी यात्रा का शुल्क नहीं देना पड़ेगा, सभी यात्राएं निःशुल्क होंगी। और अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में निकाय चुनाव यहाँ पर घोषणा लगभग होने की संभावना है। 15 सितंबर तक का परिसीमन, सर्वे और वोटर लिस्ट, इनका काम पूरा करने के लिए गाइडलाइन प्रमुख सचिव ने दे दी है। जी रिद्धि। ठीक है महेश जी, चुनाव से पहले अल्मोड़ा पिथौरागढ़ नगर निगम बनाने की तैयारी है। ओबीसी आरक्षण, वोटर लिस्ट, तमाम तरीके की तैयारियां लेकर प्रशासन जुटा हुआ है। इसी कड़ी में मैं छत्तीसगढ़ की ओर आना चाहूंगी। इसके लिए सुनील नामदेव जी जुड़ चुके हैं। सुनील जी, छत्तीसगढ़ में क्या मिजाज है खबरों को लेकर? देखिए, छत्तीसगढ़ में महिला अपराधों को लेकर एक बार फिर सरगर्मियां तेज देखी जा रही है। जो डीपीएस स्कूल है दुर्ग रिसाली में स्थित है, एक बड़ा नाम है डीपीएस देश भर में। यहाँ पर एक 5 साल की बच्ची के साथ गलत कार्य हुआ और बताया गया कि वॉशरूम में ये हुआ था। उसके बाद उसके सीसीटीवी फुटेज हटा दिए गए। लेकिन दुर्भाग्यजनक बात यह है कि इलाके के जो एसपी हैं वो खुद अब डीपीएस के वकील की तरह बात कर रहे हैं, इस स्कूल के वकील की तरह, ना कि पुलिस अधीक्षक के रूप में। 10,000 से ज्यादा पेरेंट्स ने यहाँ प्रदर्शन किया है। कांग्रेस ने निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर बड़े प्रदर्शन की चेतावनी दी है। इसके साथ ही अब बीजेपी युवा मोर्चा भी सक्रिय हो गया है। उसने भी मामले की निष्पक्ष जांच के आदेश अपने कार्यकर्ताओं को दिए हैं कि इस मामले का पता लगाया जा सके और इसमें भारी प्रदर्शन किया जा सके। तो आने वाले दिनों एक ये बड़ा राजनीतिक आंदोलन यहाँ पर दिखाई देगा। फिलहाल में राज्य सरकार इस मामले पर जिस तेजी से सक्रियता दिखानी चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चों के साथ इस तरह के यौन अपराध घृणित अपराधों में शामिल है। 500 एक्ट इनके लिए बनाया गया है। और जब भी इस तरह के मामलों की जांच की जाती है, आरोप लगते हैं, तो पहले एफआईआर दर्ज की जाती है, उसके बाद जांच शुरू की जाती है। लेकिन यहाँ पर चूंकि बायस नजरिया है इलाके के पुलिस अधीक्षक का, इसके चलते वहां पर निष्पक्ष जांच पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वो अपने स्तर पे जांच करा रहे हैं और अब पता चला है कि जो गार्जियंस हैं उनके व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होकर वे जांच को प्रभावित कर रहे हैं। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि वो गवाहों को और जो शिकायतकर्ता अभिभावक हैं उनको पुलिस का रौब दिखाकर शिकायत वापस लेने के लिए भी दबाव बना रहे हैं। ठीक है। तो कुल मिला के कहा जाए कि इस इलाके में निष्पक्ष जांच तभी संभव है जब वहां के पुलिस अधीक्षक को हटा के किसी निष्पक्ष एजेंसी को या किसी बड़े अधिकारी को जांच का जिम्मा सौंपा जाए। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के आधा दर्जन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। आधा दर्जन जिलों में रेड अलर्ट ऑलरेडी जारी है। अब सरगुजा संभाग में भारी बारिश की चेतावनी दी जा रही है। मौसम विभाग ने अलर्ट पर कर दिया है। बड़ी आबादी को सुरक्षित ठिकानों में भेजा जा रहा है। इसके अलावा रिद्धि, अब सरकारी बिल्डिंगों का अब सिक्योरिटी ऑडिट भी होगा, चाहे वो मॉल हो, चाहे हॉस्पिटल्स हो, कोचिंग सेंटर्स हो, बड़े सिनेमा घर हो, जहां पर भी भीड़ जुटती है वहां पर सिक्योरिटी ऑडिट को अब अनिवार्य कर दिया गया है। तो ये एक अच्छी कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है ताकि लोग निश्चिंत होकर अपना कार्य कर सकें। ठीक है सुनील जी, आपने राजनीतिक आंदोलन का जिक्र किया और ऐसा देखकर लगता है कि शासन और प्रशासन के बीच तालमेल सही नहीं बैठ पा रहा है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। प्रेस वार्ता के जरिए आपने देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानी। ऐसी जानकारी आपके साथ साझा की गई जो आपके लिए और आपके हित के लिए जानना बेहद जरूरी था। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता में बस इतना ही। जुड़े रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।